हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका, मार्च 2023 का एडिशन है। ठीक है, वीडियो करंट अफेयर्स की है, हिंदी में है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतियोगिता दर्पण राष्ट्रीय घटनाक्रम से। शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से। पहला टॉपिक है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संबोधन में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख। देखिए, ये 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या मतलब कि 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी की संध्या को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम अपना पहला संबोधन किया। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने पहला संबोधन किया राष्ट्र के नाम। देखा जाए तो अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत एक गरीब और निरक्षर राष्ट्र की स्थिति से आगे बढ़ा है और विश्व मंच पर एक आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र का स्थान ले चुका है। संविधान निर्माताओं की सामूहिक बुद्धिमत्ता से मिले मार्गदर्शन के बिना यह प्रगति कभी संभव ही नहीं थी। ठीक है, इन्होंने कहा कि देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में राष्ट्रपति मुर्मू ने संबोधन में कहा कि महिला सशक्तिकरण तथा महिला और पुरुष के बीच समानता का केवल नारे नहीं रह गए हैं। इस बात में अब कोई संदेह नहीं है कि महिलाएं ही आने वाले कल के भारत को स्वरूप देने के लिए अधिकतम योगदान देंगी। ठीक है, आगे है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख उन्होंने किया, जिसमें राष्ट्रपति शिक्षा नीति शिक्षार्थियों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करते हुए हमारी सभ्यता पर आधारित ज्ञान को समकालीन जीवन के लिए प्रासंगिक बनाती है, ऐसा बताया। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों पर गर्व का अनुभव करते हुए कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत जो है वो गिने चुने अग्रणी देशों में से एक रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन में समाज के समक्ष बड़ी चुनौतियां उन्होंने अपने संबोधन में बताया। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को बहुत बड़ा चुनौती उन्होंने बताया है और सुखमय जीवन के लिए जीवन शैली को बदलने की आवश्यकता पर बल देते हुए भोजन में बदलाव आह्वान राष्ट्रपति ने किया। मोटे और पौष्टिक अनाजों को भोजन में शामिल करने का आह्वान उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के सुझाव पर वर्ष 2023 को अनाजों का वर्ष मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र संघ के कदम पर हर्ष उन्होंने व्यक्त किया है। अंत में उन्होंने बहादुर जवानों की सराहना की और साथ साथ देश के किसानों, मजदूरों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की भूमिका पर उन्होंने सराहना राष्ट्रपति ने की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड में देश की सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति के साथ नारी शक्ति का प्रदर्शन। तो देखा जाए तो 26 जनवरी 2023 को देश के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये देश भर में एक समारोह के रूप में मनाया गया और राजपथ का नाम बदलकर जब कर्तव्य पथ किया गया उसके बाद ये पहला गणतंत्र दिवस था जहां मुख्य कार्यक्रम देश के सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया यहाँ पे। ठीक है, पहले इसका नाम राजपथ था, अब कर्तव्य पथ किया गया और कर्तव्य पथ करने के बाद उस पर यह पहला कार्यक्रम था। ठीक है, अब देखिए ये 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो मुख्य अतिथि आए थे वो थे अब्देल फतेह अल सीसी। और ये कौन है? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और मिस्र की सेना का 144 जवानों का एक टुकड़ी भी आया था जो कि विदेशी दल के रूप में इस परेड में शामिल थे। ठीक है, और देखिए विजय चौक से शुरू हुई थी ये परेड और देश की बढ़ती स्वदेशी क्षमता, नारी शक्ति और न्यू इंडिया के झलक प्रदर्शन मुख्यतः इसमें किए गए थे। आगे देखिए तो जो स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है प्रचंड और मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल और क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल आदि इसमें शामिल हुए थे। देखा जाए तो परेड में शामिल जो 50 विमान थे उसमें वायुसेना के 45 विमान थे, नौसेना के 1 विमान थे और इसके अलावा थल सेना के 4 हेलीकॉप्टर इसमें शामिल थे। ठीक है, देखिए वायुसेना का कमान किसने संभाला था? तो स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने संभाला था वायुसेना का। ठीक है, और नौसेना का कमान जो नेतृत्व किए थे वो थे लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत और तटरक्षक बल के कंटिजेंट के जो नेतृत्व थे वो महिला अधिकारी ने किया था। ठीक है, हर जगह महिला, इस बार महिला सैन्य दल को आगे किया गया। जैसे देखा जाए तो महिला सैन्य दल और अग्निवीर इस बार पहली बार इस परेड में शामिल हुए। ठीक है,
कुल 23 झांकियों का प्रदर्शन हुआ इस परेड में। 17 झांकियां विभिन्न प्रदेशों के और केंद्र शासित क्षेत्रों के थे, जबकि 6 झांकी जो थी वो विभिन्न मंत्रालयों की थी। और नारी सशक्तिकरण के बारे में देखें तो इसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, इनकी जो झांकियां थी उनका मुख्य भाव था नारी सशक्तिकरण। और देखा जाए तो गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों का औपचारिक समापन जो हुआ था वो 29 जनवरी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है महिलाओं का प्रीमियर लीग मार्च में संभावित। अब देखा जाए तो जैसे पुरुषों का आईपीएल होता था, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग जो पुरुषों का था, अब महिलाओं का प्रीमियर लीग भी हो रहा है क्रिकेट का। ठीक है, देखिए महिला क्रिकेटरों के लिए एक आईपीएल शुरू की जा रही है। बीसीसीआई ने इसकी योजना बनाई है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, और इसके लिए 5 टीमों की फ्रेंचाइजी के लिए नीलामी हुई और ये 4,669.99 करोड़ बीसीसीआई को प्राप्त हुए। इससे इस फ्रेंचाइजी की नीलामी से कुल 4,669.99 करोड़ रुपए जो है वो बीसीसीआई को प्राप्त हुए। 5 टीमें होंगी, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और लखनऊ के नाम से। और देखा जाए तो महिलाओं का जो प्रीमियर लीग है वो महिला प्रीमियर लीग मतलब एमपीएल के नाम से बीसीसीआई ने इसे नाम दिया है। एमपीएल मतलब महिला प्रीमियर लीग, और ये पहला एमपीएल होगा। कब होगा? तो संभावित है कि ये मार्च 2023 में खेले जाएंगे। अब उन 5 टीमों के द्वारा देखा जाए तो अहमदाबाद जो है इसकी फ्रेंचाइजी ली है अडानी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने। ठीक है, और ये लिया गया है 1289 करोड़ में, 1289 करोड़ में। मुंबई ने जो लिया है फ्रेंचाइजी, मुंबई का जो फ्रेंचाइजी लिया गया है वो इंडियन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लिया गया है, रिलायंस ग्रुप का है, और ये 912.99 करोड़ रुपए में लिया गया है। बेंगलुरु टीम जो है वो रॉयल चैलेंजर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लिया गया है 901 करोड़ रुपए में। और दिल्ली का लिया गया है जेएसडब्ल्यू जीएमआर क्रिकेट के द्वारा 810 करोड़ रुपए में। और लखनऊ का लिया गया है कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स के द्वारा 757 करोड़ रुपए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान। तो देखिए 27 जनवरी 2023 को प्रातः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक जो मुगल गार्डन थे उसका नाम बदल दिया और अब क्या है? अमृत उद्यान। ठीक है, राष्ट्रपति भवन के अंदर जो मुगल गार्डन था उसका नाम बदल कर दिया गया है अमृत उद्यान। ये नया नामकरण के बाद आम जनता के अवलोकनार्थ के लिए ये 31 जनवरी 2023 से खोला गया है और 26 मार्च तक ये आम जनता के लिए खुला रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि देश के 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों को अब नल से जल की आपूर्ति, जल जीवन मिशन की सफलता। तो देखा जाए तो 25 जनवरी 2023 को जल शक्ति मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में बताया गया कि इस तिथि को मतलब 25 जनवरी 2023 को 56.84% से अधिक ग्रामीण परिवारों के घर में नल से जल की आपूर्ति उपलब्ध है। ठीक है, नल से जल की आपूर्ति कहां तक उपलब्ध है? तो 56.84% ग्रामीण परिवारों में। और देखा जाए तो मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार देश के 123 जिलों में 1.53 लाख से ज्यादा गांव में अब हर घर नल है। ठीक है, देखिए ग्रामीण भारत के सभी घरों में सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री ने की थी। कब की थी? तो ये 15 अगस्त 2019 को की थी। ठीक है, 15 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा की गई थी और इसका जो उद्देश्य है वो है 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराना। देखा जाए तो 2019 में 19.35 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ यानी कि लगभग 16.72% परिवार के पास ही नल जल उपलब्ध था। ठीक है, ये 2019 का आंकड़ा है। कुल 19.35 करोड़ जो ग्रामीण थे उसमें से केवल 3.23 करोड़ लोगों के पास ही नल जल उपलब्ध था, मतलब 16.72% लोगों के पास ही नल जल उपलब्ध था।
ठीक है। और जनवरी 2023 तक ये 11 करोड़ से अधिक ग्रामीणों के घर में नल का पानी का आपूर्ति किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे 12 चीते। ठीक है, यहाँ पे चीते होंगे, 12 चीते लाए जाएंगे। देखिए 15 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत लाई जाएंगे। इसमें से 7 नर होंगे और 5 मादा होंगे। इससे पहले भी चीते लाए गए। कब लाए गए? 17 फरवरी 2022 को लाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतलब उनके जन्म दिवस के अवसर पर 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से विमान के द्वारा। देखिए अगर भारत में अगर चीतों के बारे में कहें तो भारत में चीते नहीं थे, मतलब विलुप्त हो गए थे। ये भारत सरकार ने 1952 में ही भारत में चीतों की प्रजाति को पूरी तरह से विलुप्त होने का घोषणा कर दिया था। ठीक है, अब चीतों को वापस बसाया जा रहा है, जिसमें 8 चीतों को लाया गया था नामीबिया से और उन चीतों को मध्य प्रदेश स्थित कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया। ठीक है, और 15 फरवरी को जो आएंगे चीते उन्हें भी यहीं बसाया जाएगा। कहां? तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। दक्षिण अफ्रीका पर्यावरण विभाग का कहना है कि 1 दशक तक प्रति वर्ष 12 चीते भारत भेजने की योजना है। मतलब कहने का कि 10 सालों में, अगले 10 साल में दक्षिण अफ्रीका जो है कुल 120 चीते भारत लाएंगे। ठीक है, और भारत सरकार ने इसे पहले ही विलुप्त घोषित किया था। कब किया था? 1952 में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है सिनेमा घरों में बाहर से खाद्य पदार्थ ले जाने पर रोक को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध ठहराया। तो देखा जाए तो 3 जनवरी 2023 को सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स में खाने पीने के जो सामान ले जाने पर रोक लगाने के सिनेमा घरों के मालिकों का अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध ठहराया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सिनेमा हॉल में जब हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो सिनेमा हॉल में हम लोग बाहर से खाद्य पदार्थ नहीं ले जा सकते, उस पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, वो रोक लगाए हुए थे और इस रोक को सुप्रीम कोर्ट ने वैध कहा है, मतलब सही कहा है। क्यों कहा है? तो सिनेमा घर जो है, सिनेमा घर का मालिक जो है, वो सिनेमा घर, उसका परिसर जो है वो निजी संपत्ति है उसका। ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया है कि सिनेमा घर परिसर मालिक की निजी संपत्ति है और खाने पीने की वस्तुओं का जो मूल्य क्या होंगे या उस परिसर का मालिक तय कर सकता है इस चीज को कि उस परिसर में खाने पीने की वस्तुओं के मूल्य क्या होंगे। ठीक है, वही नियम और शर्तें तय करने का हकदार है, बशर्ते कि वो जनहित का विपरीत ना हो। ठीक है, जनहित के विपरीत ना हो। ठीक है, और देखिए एक्चुअली हुआ यूं कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट जो है वो 18 जुलाई 2018 को अपने एक फैसले में ये कहा था कि मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर के मालिक दर्शक को अपना स्वयं का खाना और पानी आदि ले जाने पर रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 18 जुलाई 2018 का जो फैसला था उसको सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। 3 जनवरी 2023 को इसे खारिज किया और कहा कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का ये फैसला अब रद्द हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव फरवरी 2023 में और विस्तृत कार्यक्रम घोषित किया गया। तो देखिए 18 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने पूर्वोत्तर के 3 राज्य नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में नए चुनाव फरवरी 2023 में कराने की घोषणा की है। ठीक है, कब की है? तो फरवरी 2023 में कराने की घोषणा की है। त्रिपुरा के बारे में देखें तो यहाँ मतदान जो होंगे वो एक चरण में होंगे और वो 16 फरवरी को होंगे। ठीक है, और यहाँ की जो विधानसभा की कुल सीटें हैं वो 60 हैं। नामांकन की अंतिम तिथि दी गई है 30 जनवरी 2023 और नाम जो वापस लेना चाहते हैं उसकी अंतिम तिथि है 2 फरवरी। मतगणना होगा 2 मार्च को। ठीक है, 16 फरवरी को मतदान हो जाएगा और मतगणना हो जाएगा 2 मार्च को। आगे देखें, आगे है मेघालय और नागालैंड। तो इन दोनों राज्य में भी एक ही दिन होगा, मतलब 27 फरवरी 2023 को मतदान कराए जाएंगे इन दोनों जगह पे और इनकी विधानसभा की सीटें भी 60-60 है, मतलब तीनों की विधानसभा की सीटें 60-60 ही हैं। नामांकन हेतु अंतिम तिथि दिया गया है 7 फरवरी 2023 और नाम वापस के लिए अंतिम तिथि है 10 फरवरी 2023।
मतगणना होगा 2 मार्च को और 4 मार्च तक चुनाव की ये पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा 4 मार्च तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बीता वर्ष 2022 वर्ष 1901 के बाद अब तक का 5वां सबसे गर्म वर्ष भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट है। ठीक है, सबसे गर्म वर्ष कहा गया है भारतीय मौसम विभाग मतलब आईएमडी। देखा जाए तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बीता वर्ष जो 2022 था वो भारत के लिए 1901 के पश्चात अब तक का 5वां सबसे गर्म वर्ष था। ठीक है, देखा जाए तो मौसम विभाग जो है मौसम विज्ञान विभाग ने 1901 के पश्चात ही मौसम संबंधी आंकड़े को रखना शुरू किया था। मतलब 1901 से पहले का मौसम का जो आंकड़ा है वो नहीं है। ठीक है, मतलब रखा हुआ नहीं है। 1901 से मौसम विभाग का जो है आंकड़े रखना शुरू किया गया था और इससे पहले का आंकड़ा रिकॉर्ड विभाग के पास नहीं है। ठीक है, देखिए वर्ष 2022 के दौरान देश में जमीन का औसत तापमान जो है वो दीर्घकालिक तापमान की तुलना में 0.51 डिग्री सेल्सियस अधिक था। ठीक है, 0.51 डिग्री सेल्सियस। देखिए दीर्घकालिक औसत तापमान अगर कहा जाए तो दीर्घकालिक औसत तापमान का मतलब है कि जो 1981 से 2010, ठीक है, 1981 से जो 2010 है, 10 की अवधि का जो औसत तापमान है उससे है दीर्घकालिक औसत। ठीक है, देखिए सर्वाधिक गर्म वर्ष जो था वो 2016 था, जब औसत तापमान जो है दीर्घकालिक औसत तापमान की तुलना में 0.71 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। ठीक है, ये सबसे अधिक रहा और 0.51 डिग्री सेल्सियस 2022 में रहा और ये 5वां रहा। ठीक है, देखिए मौसम विभाग की इस विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2022 में पूरे देश में हुई जो वर्षा है वो 1971 से 2020 की अवधि के दीर्घकालीन औसत का 108% रहा है। और पिछले वर्ष 2015 से 22 जो पिछले 8 वर्षों में, ठीक है, अब तक का सबसे गर्म वर्ष होने का अनुमान है ये 2015 से लेकर 2022 तक। ठीक है, जो पिछले 8 वर्षों में ये सबसे गर्म वर्ष रहा है 2022। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखें तो जैन समुदाय की तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने की अधिसूचना वापस। देखा जाए तो 5 जनवरी 2023 को जैन समुदाय के पवित्र स्थल है श्री सम्मेद शिखर, उसको पर्यटन स्थल घोषित करने की 3 वर्ष पुरानी अधिसूचना को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया। ठीक है, केंद्र सरकार ने इसे वापस ले लिया है और ये झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है और ये तीर्थ स्थल ही बना रहेगा। कहने का मतलब ये है कि फरवरी 2019 में झारखंड के जो तत्कालीन सरकार थे भाजपा सरकार ने इस पवित्र धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था और सरकार ने इस निर्णय को जैन समुदाय के द्वारा जो भारी विरोध हुआ था, बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था, उसके बाद अब जाकर मतलब 3 साल पुराना जो अधिसूचना था उसको केंद्र सरकार ने वापस लिया और अब इसे सिर्फ तीर्थ स्थल के रूप में ही देखा जाएगा। ठीक है, पर्यटन स्थल के रूप में नहीं। ठीक, देखिए फरवरी 2019 में झारखंड की तत्कालीन भाजपा सरकार ने इसे पर्यटन स्थल घोषित किया था। ठीक है, और अनेक शहरों में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे जैन समुदाय के द्वारा और जैन मुनियों ने अनशन किया। आमरण अनशन पर बैठे एक जैन मुनि थे सुयेग सागर, 3 जनवरी 2022 को जयपुर में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। ठीक है, ये आमरण अनशन पर बैठे थे। आगे देखें तो 6 जनवरी को जयपुर में ही एक अन्य जैन मुनि थे समर्थ सागर, जो कि सांगानेर इलाके में एक मंदिर में इनका निधन हो गया। फिर देखा जाए तो झारखंड में जो गिरिडीह जिले में जो पारसनाथ पहाड़ी है उस पर स्थित जो ये सम्मेद शिखर जी जैन समुदाय का है वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। जैन समुदाय का ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है सम्मेद शिखर जी। क्यों है? तो ये इसलिए है क्योंकि जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर है, ठीक है, तीर्थंकरों में से 20 ने यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति की, ये माना जाता है। ठीक है, मतलब जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकरों में से 20 ने यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति की, जिसमें आपको 23वें तीर्थंकर जो भगवान पार्श्वनाथ थे उनका भी निर्वाण यहीं पे हुआ था। ठीक है, देखिए जैन समुदाय के लोग जो है ये यहाँ दर्शन करने के साथ साथ 27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले जो मंदिर है उसमें पूजा करते हैं और जैन समुदाय का मानना है कि अगर इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाएगा तो यहाँ पे पार्क बनेंगे, होटल बनेंगे, जिससे लोग यहाँ छुट्टियां बिताने आएंगे, पिकनिक आदि मनाने आएंगे और यहाँ उससे इसकी पवित्रता जो है वो खंडित होगी। ठीक है, इसलिए अब 3 साल बाद इसकी अधिसूचना वापस ले ली गई है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है
अमेठी में AK-203 राइफलों का उत्पादन प्रारंभ। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अमेठी में कोरबा में इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा AK-203 राइफल का उत्पादन किया जा रहा है। और ये इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड जो देखा जाए तो ये भारत का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और रूस का क्लासनिकोव कंसर्न और रोसोबोरोन एक्सपोर्ट संयुक्त उपकरण है। ठीक है, इन तीनों का ये संयुक्त उपक्रम है। 3 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने इस उपक्रम का शिलान्यास किया था और राइफलों की जो पहली खेप है वो मार्च 2023 में सेना को सौंपे जाने की संभावना है। भारत में 6.1 लाख ऐसी राइफलें उत्पादन किया जाना है। ठीक है, ये AK-203 जो क्लासनिकोव सीरीज है वो सबसे उन्नत असॉल्ट राइफल है। ठीक है, सबसे बेहतर क्वालिटी का असॉल्ट राइफल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कलावड़ी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर नौसेना के बेड़े में शामिल किए गए। ठीक है, INS वागीर को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। देखा जाए तो ये वागीर जो है INS वागीर, इसका जो नामकरण हुआ था, ठीक है, वो एक्चुअली भारत का जो एक नौसेना था पहला पनडुब्बी वागीर, उसी के नाम पर किया गया। और ये 1 नवंबर 1973 को नौसेना में शामिल किया गया था और जिसको 3 दशक के बाद 7 जनवरी 2001 को डिकमीशन किया गया था। ठीक है, उसी के नाम पर रखा गया है INS वागीर। देखा जाए तो 23 जनवरी को आयोजित एक समारोह में नौसेना अध्यक्ष जो एडमिरल R हरिकुमार है, उनकी उपस्थिति में एक औपचारिक रूप से कलावड़ी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर को शामिल किया गया। इसके जो निर्माणकर्ता है वो है मजगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड। और क्षमता जो है इसकी वो एंटी सरफेस वॉरफेयर, फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारी एकत्र करना, माइंस बिछाना और निगरानी मिशन सहित विभिन्न विषयों में सक्षम INS वागीर समुद्र में 350 मीटर की गहराई तक जा सकता है। ठीक है, और लगातार 50 दिन समुद्र के भीतर रह सकता है। 350 मीटर तक जा सकता है और 50 दिन तक लगातार इस समुद्र के भीतर रह सकता है। और ये श्रेणी की ये पनडुब्बी जो है 6 पनडुब्बियों में से भारत में ही निर्माण होना है वो 6 पनडुब्बियों का। और इसके लिए फ्रांस की जो नौसैनिक कंपनी है DCNS नेवल ग्रुप की, उसके साथ एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता हुआ था। अक्टूबर 2005 में यह समझौता संपन्न हुआ था। उसके तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण करना है। ठीक है, और देखा जाए तो उस श्रेणी की जो अन्य पनडुब्बियां हैं, मतलब वो 6 आपको दिखा दिया जाता है कि पहला है INS कलावड़ी। इसका जलावतरण हुआ था अक्टूबर 2015 में और भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया 14 दिसंबर 2017 को। ठीक है, दूसरा है INS खंडेरी। जलावतरण किया गया सभी प्रशिक्षण के लिए, मतलब उसकी सभी जांच के लिए सभी तरह से। तो इसका जलावतरण हुआ था 12 जनवरी को 2017 में और फिर इसको नौसेना में कमीशन किया गया 28 अक्टूबर 2019 को। तीसरा था INS करंज। जलावतरण हुआ इसका 31 जनवरी 2018 को और फिर 10 मार्च 2021 को इसको नौसेना में शामिल किया गया। फिर चौथा है आपको INS वेला। जलावतरण हुआ इसका 6 मई 2019 को और 25 नवंबर 2021 को इसे नौसेना में शामिल किया गया। फिर है INS वागीर। जलावतरण हुआ 12 नवंबर 2020 को और इसको 23 जनवरी 2023 को नौसेना में कमीशन किया गया। ठीक है, अभी जो INS वागीर को किया गया है। फिर एक छठा है INS वागसीर। जलावतरण इसका 20 अप्रैल 2022 को किया गया है, लेकिन अभी इसके समुद्री परीक्षण चल रहे हैं। उसके बाद इसको 2023 में नौसेना को सौंपे जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर। पहला है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में संपन्न। देखा जाए तो 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक 2023 में विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में भारत का 17वां प्रवासी भारतीय शिखर सम्मेलन जो है वो हुआ मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से इंदौर में संपन्न हुआ। ठीक है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में हुआ, मध्य प्रदेश के इंदौर में। इसका आयोजन जो होता है वो 2-2 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। इस बार जो सम्मेलन का थीम था वो था डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, मतलब डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। ठीक है,
70 देशों के लगभग 3,500 से अधिक प्रवासियों ने सम्मेलन में भाग लिया था। और युवा प्रवासी भारतीय दिवस में सम्मानित अतिथि मतलब गेस्ट ऑफ ऑनर जो थे वो थे सुश्री जेनेटा मैस्केरेनस। ये ऑस्ट्रेलिया की संसद के सदस्य हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की संसद के सदस्य हैं। और देखा जाए तो इस कन्वेंशन के तहत 8 जनवरी 2023 को, ठीक है, 8 जनवरी 2023 को, ठीक है, युवा प्रवासी भारतीय दिवस युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया था। आगे देखें तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस पर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और मुख्य अतिथि जो थे वो थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, गयाना के राष्ट्रपति हैं, मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और विशिष्ट अतिथि जो स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो थे श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम के राष्ट्रपति। ठीक है, सूरीनाम के राष्ट्रपति। और कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक प्रवासी भारतीय को भारत का दूत कहा है। प्रधानमंत्री ने हाल ही वर्षों में देश की असाधारण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिसमें मेक इन इंडिया वैक्सीन हुआ, फिर भारतीयों को 220 करोड़ से अधिक मुफ्त खुराक के रिकॉर्ड टीकाकरण के आंकड़ों का उदाहरण दिया। और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जिक्र किया। तेजस लड़ाकू विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत और परमाणु पनडुब्बी अरिहंत पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, तेजस लड़ाकू विमान पर, फिर विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर और परमाणु पनडुब्बी अरिहंत पर प्रकाश डाला गया। आगे देखें तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के दिन सम्मेलन में क्या हुआ कि 5 विषयगत पूर्ण सत्र संपन्न हुआ। 5 जो विषयगत पूर्ण सत्र थे संपन्न हुए। नवाचार व नई प्रौद्योगिकी में प्रवासी युवाओं की भूमिका, अमृत काल में भारतीय हेल्थ केयर को बढ़ावा देने में भारतीय डायस्पोरा की भूमिका, फिर भारत की सॉफ्ट पावर के लाभ तथा भारतीय कार्यबल की वैश्विक गतिशीलता को सक्षम करना आदि। फिर देखा जाए तो सम्मेलन में जो अंतिम दिन था मतलब 10 जनवरी को समापन सत्र को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया था। और विदेशों में बसे जो 27 चुनिंदा भारतवंशियों को प्रवासी भारतीय सम्मान से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, जिसमें आपको गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ब्राजील के इंडो लॉजिस्टिक डॉक्टर दिलीप लाइंडो, सिंगापुर के डीबीएस बैंक के सीईओ पीयूष गुप्ता और अमेरिका की भौतिक विज्ञानी डॉक्टर अर्चना शर्मा आदि शामिल हैं। ठीक है, कुल 27 चुनिंदा भारतीय वंशियों को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 1961 के बाद पहली बार चीन की जनसंख्या में गिरावट। देखा जाए तो 17 जनवरी को चीन की राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के द्वारा जो जारी आंकड़ों के अनुसार चीन में 1961 के पश्चात पहली बार जनसंख्या में गिरावट आई है 2022 में। ठीक है, वर्ष 2022 के अंत में जो मेनलैंड चीन की जनसंख्या है वो है 1.41158 अरब। ठीक है, मतलब 141.175 करोड़। अब 2021 की तुलना में देखें तो 2021 की तुलना में 2022 में चीन की जनसंख्या जो है वो 8,50,000 की कमी हुई है। इसमें जनसंख्या घटने का मेन कारण है जन्म दर में गिरावट। ठीक है, जन्म दर में गिरावट। और ब्यूरो के अनुसार कहा जाए तो 2021 में देश में 10.62 मिलियन नवजात शिशुओं का पंजीकरण हुआ, लेकिन 2022 में ये केवल 9.56 मिलियन रहा, मतलब कम हो गया। ठीक है, और 2023 में जो जन्म दर था वो प्रति हजार पे था 7.52, लेकिन 2022 में जो जन्म दर था वो था प्रति हजार पे 6.77। ठीक है, और मृत्यु दर बढ़ गया, मृत्यु दर जो था वो 7.37 प्रति हजार हो गया। ठीक है, यहां देखा जाए तो जन्म दर कम है और मृत्यु दर ज्यादा है 2022 में। ठीक है, इसलिए गिरावट होने का कारण हो गया। ठीक है, इसमें आगे देखें तो इस प्रकार जो 2022 के दौरान जन्म लेने वाले शिशु की तुलना में मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी। और चीन में अब जन्म लेने वालों की संख्या जहां घट रही है और वहीं बूढ़े होने वालों की जनसंख्या अब वृद्धि हो रही है। इससे आने वाले वर्षों में कार्यशील जनसंख्या जो होगी चीन की वो घटने लगेगी। इससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए देखा जाए तो 35 वर्ष से चली आ रही वहां जो एक बच्चे की नीति थी उसमें ढील दी गई थी। कब? 2016 में। और जब 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति परिवार को दी गई थी
2016 में, और 2021 व उसके बाद तीसरे बच्चे के लिए परिवार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत और पाकिस्तान के बीच अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों एवं जेलों में बंद एक दूसरे के कैदियों की सूची का आदान प्रदान। देखिए, 1 जनवरी 2023 को भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों एवं एक दूसरे के जेलों में बंद कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया। होता यूं है कि भारत ने इस सूची को कहां दिया, तो दिल्ली में दिया। दिल्ली में किसे, तो पाकिस्तान उच्चायोग के प्रतिनिधि को सौंपा गया, और उसी तरह पाकिस्तान ने अपने इस प्रतिष्ठान की सूची जो है वो इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के एक प्रतिनिधि को सौंपी गई। ठीक है, और इस सूची के अनुसार अगर हम देखें तो पाकिस्तान के जेलों में कुल 705 भारतीय हैं। ठीक है, ये सूची के अनुसार है, जिसमें मछुआरे हैं 654 और 51 जो है वो अन्य असैनिक नागरिक हैं। और भारतीय जेल में 434 पाकिस्तानी हैं, जिसमें 95 मछुआरे हैं और 339 अन्य नागरिक हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान को 631 भारतीय मछुआरों और 2 भारतीय नागरिक कैदी को रिहाई और प्रत्यावर्तन में तेजी लाने के लिए कहा गया है, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है। ठीक है, और इसके जो नागरिकता का पहचान भी हो गया है, और नागरिकता भी पहचाना गया है, और फिर अब उसकी सजा भी पूरी हो गई है, इसे रिहाई का आग्रह किया जा रहा है। ठीक है, और देखा जाए तो जो परमाणु प्रतिष्ठान की सूची है उसका आदान प्रदान के लिए दोनों देशों के बीच समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था 31 दिसंबर 1988 को। ठीक है, और इसके तहत पहला आदान प्रदान जो हुआ था वो 1 जनवरी 1992 को हुआ था। और प्रतिवर्ष 1 जनवरी को परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और कैदियों की सूची का आदान प्रदान दोनों देशों के बीच 31 मई 2008 को हुआ, और इस समझौते के तहत आदान प्रदान वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है। ठीक है, 2 बार किया जाता है आदान प्रदान, एक जुलाई, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न देशों के पासपोर्ट में वैश्विक रैंकिंग 2023। ये हेनली एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम की जो रिसर्च है पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग, उसमें देखा जाए तो 11 जनवरी 2023 को विश्व की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की ताजा वर्ष 2023 की रैंकिंग में ब्रिटेन के हेनली एंड पार्टनर्स शोध टीम के द्वारा जारी किया गया, और इस सूचकांक में शामिल जो कुल देश थे या क्षेत्र थे वो कुल 199 है, और जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है जापान और सिंगापुर ने। संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है जापान और सिंगापुर। फिर आपको भारत का जो स्थान देखें तो वो है 85वां स्थान। 2022 में 73वें स्थान पे था, और 2023 में ये 85वें स्थान पर है। ठीक है, देखा जाए तो सूचकांक में भारत के जो पड़ोसी देशों की स्थिति देखें तो 90 नंबर पे है भूटान, 101वें स्थान पे बांग्लादेश, 66वें स्थान पे चीन, 106वें स्थान पे पाकिस्तान, और 107वें स्थान पे सीरिया, 108वें पे इराक, 103 पे नेपाल, और सबसे अंतिम स्थान 109वें स्थान पर है अफगानिस्तान। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि 199 देशों में 109वें स्थान पे किस तरह से है और सबसे अंतिम कैसे है। तो बहुत से कंट्रीज जो है वो संयुक्त रूप से एक स्थान पे है। ठीक है, जिसकी रैंकिंग का जो मान है वो एक होने की वजह से, जैसे कि प्रथम स्थान पे दो, जैसे जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से पहले स्थान पे है। ठीक है, यानी 1 और 2 दोनों का रैंक ले रहे हैं। इस तरह से ये 109वें स्थान पे अफगानिस्तान है और सबसे आखिरी स्थान पे है। रैंकिंग में देखें तो पहले स्थान पे है जापान और सिंगापुर, और वीजा का रहित गंतव्य जो है, मतलब जहां वीजा की जरूरत नहीं है वहां जा सकते हैं, तो कुल 193 देश हैं, और 193, ठीक है, सिंगापुर का और जापान का दोनों का, जो बिना वीजा के वहां जा सकते हैं 193 कंट्री से। दक्षिण कोरिया भी है जिसमें 192 कंट्री से है। जर्मनी, स्पेन 191 कंट्री का है। फिनलैंड, इटली और लग्जमबर्ग ये चौथे स्थान पे है, 3 कंट्री, फिनलैंड, इटली और लग्जमबर्ग। 5वें स्थान पे है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और नीदरलैंड और स्वीडन। फिर 6ठे स्थान पे है फ्रांस, आयरलैंड, पुर्तगाल और यूके। 7वें स्थान पे है बेल्जियम, चेक गणराज्य, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और अमेरिका। ठीक है, 8वें स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ग्रीस और माल्टा। 9वें स्थान पे है हंगरी और पोलैंड। इसी तरह से 109वें स्थान पे आ रहा है आपको अफगानिस्तान। ठीक है, 109वें स्थान पे अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का 180 देशों में 85वें स्थान पे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, ठीक है। भारत 85वें स्थान पे है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक मतलब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। देखा जाए तो 31 जनवरी 2023 को भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जर्मनी की संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है वो 13 विभिन्न मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसमें 0 से 100 का मान है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका भ्रष्टाचार कम है, सूचकांक अगर अधिक आ गया मतलब 0 से 100 में अगर आपका 100 मार्क्स आ रहा है तो आपके यहाँ भ्रष्टाचार कम है, ठीक है। अगर 0 आ रहा है तो सबसे अधिक भ्रष्ट है, ठीक है। इस तरह से देखा गया है। तो सूचकांक में कुल देश या क्षेत्र जो शामिल है वो है 180। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कुल 180 देशों को रैंकिंग दी गई है, जिसमें भारत का जो स्थान है वो है 85वां 85th और मान आया है 40, मतलब सूचकांक का जो रैंक पॉइंट्स है वो 40 है, ठीक है। चलिए आगे देखें इसमें। तो सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश अगर हम लोग देखें, मतलब कहने का कि जो पहले स्थान पे है, तो पहले स्थान पे है डेनमार्क कुल 90 अंकों के साथ। फिर आपको फिनलैंड है 87वें नंबर पे। न्यूजीलैंड है आपको दूसरे स्थान पे 87वें अंक के साथ, ठीक है। 87 अंक दोनों को है और दोनों दूसरे स्थान पे है, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। उस तरह से चौथे स्थान पे आ गया नॉर्वे 84 अंकों के साथ। पांचवें स्थान पे है सिंगापुर और स्वीडन 83 के साथ, ठीक है। इसी तरह देखिए तो सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले कौन हुए। तो सर्वाधिक भ्रष्टाचार में 180वें स्थान पे है सोमालिया, मान केवल 12। सीरिया है उससे ऊपर, दक्षिणी सूडान, वेनेजुएला, यमन, लीबिया, दक्षिण उत्तर कोरिया, हैती, ये सब आपको नीचे से रैंकिंग में है आपको भ्रष्टाचार वाले कंट्रीज में, ठीक है। अब भारत और उसके पड़ोसी देशों की स्थिति देखें तो भूटान का जो मान है वो है 68 और उसके साथ ये 25वें स्थान पे है, ठीक है। चीन है 45 अंकों के साथ 65वें स्थान पे। भारत है 40 अंकों के साथ 85वें स्थान पे। उसी तरह श्रीलंका है 36वें स्थान पर 101वें स्थान पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है यूक्रेन से विस्थापित मेडिकल छात्रों की आगे की पढ़ाई पर विचार हेतु सरकार के द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। देखा जाए तो यूक्रेन पर जो रूसी हमले हुए उसके बाद यूक्रेन में चिकित्सा और शिक्षा ग्रहण कर रहे जो भारतीय थे लगभग 20,000 अनुमानित भारतीय छात्र की पढ़ाई छूट गई, ठीक है। और इन छात्रों ने सर्वोच्च न्यायालय की शरण लिया और राहत दिलाने की मांग की है। कहा गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की स्थिति का समाधान खोजने के लिए एक समिति का गठन किया और निर्देश जारी किए। 25 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ को बताया गया कि न्यायालय के निर्देशानुसार जो विशेषज्ञ समिति का गठन सरकार ने किया है और जो समिति का बैठक वो संपन्न हो चुकी है, ठीक है। चलिए आगे देखें इसमें। तो विशेष समिति की रिपोर्ट 6 सप्ताह के बाद प्राप्त होगी और आशा सरकार ने व्यक्त की है कि 6 सप्ताह में ये प्राप्त होगी, ठीक है। इस मामले में आगे सुनवाई के लिए आपको 6 सप्ताह का समय दिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूजीलैंड में जेसिंडा अर्डन का प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र और क्रिस हिपकिंस नए प्रधानमंत्री बने। देखिए जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जो जेसिंडा अर्डन है उन्होंने अचानक ही पद छोड़ने की घोषणा कर दी। जेसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। और इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था 7 फरवरी को, लेकिन 19 जनवरी को ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और घोषणा किया ये कि उनके पास अभी देश को नेतृत्व देने की ऊर्जा नहीं बची है, ठीक है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब वह अपनी बेटी की ओर ध्यान देना चाहती हैं और लंबे समय से उनके साथी जो क्लार्क गैफोर्ड है उनके साथ अब विवाह का समय भी आ चुका है, ठीक है। और 37 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते ही ये विश्व की
सबसे युवा महिला राष्ट्रपति, सॉरी, सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, ये प्रधानमंत्री थी। चलिए आगे देखें इसमें, तो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मां बनने वाली ये बेनजीर भुट्टो के बाद दूसरी प्रधानमंत्री है। ठीक है, और पहली थी बेनजीर भुट्टो, वो भी प्रधानमंत्री बनी थी जब मतलब प्रधानमंत्री के दौरान ही वो मां बनी थी। और उसी तरह दूसरा है। और देखा जाए तो 22 जनवरी को उनकी ही पार्टी की जो लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी के क्रिस हिपकिंस 44 वर्षीय हैं, उनको नया पार्टी का नया नेता चुना गया। ठीक है, देखिए 25 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया और न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। न्यूजीलैंड में नए चुनाव अब अक्टूबर 2023 में होने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत द्वारा 2028-29 के लिए सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु दावेदारी। देखा जाए तो भारत की सुरक्षा परिषद 2021-22 की 2 वर्षीय सदस्यता 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुई है। ठीक है, और 2028-29 के लिए पुनः अपनी दावेदारी भारत ने दिसंबर 2022 में घोषित की है। देखा जाए तो अब तक 8 बार सुरक्षा परिषद का द्विवार्षिक सदस्यता भारत चुना गया है। ठीक है, देखा जाए तो जापान जो है वो सर्वाधिक 12 बार सदस्य रहा है और दूसरे स्थान पर रहा है ब्राजील 11 बार। 2-2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद का सदस्य ये दोनों रहे सर्वाधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी की भारत यात्रा। तो 26 जनवरी को जो गेस्ट थे, अतिथि जो थे, वो अब्देल फतेह अल सीसी ही थे। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति थे। और देखा जाए तो 24 से 26 जनवरी तक ये मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अब्देल फतेह अल सीसी जो है वो 3 दिन की भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। ठीक है, और 24 जनवरी की शाम नई दिल्ली से अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ पहुंचे थे। ठीक है, 24 जनवरी को शाम में पहुंचे थे नई दिल्ली में और प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता हुई जिसमें दोनों देशों ने आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताया और इसके विरुद्ध मिलकर संघर्ष के लिए सहमति व्यक्त की। ठीक है, और फिर देखा जाए तो रक्षा उद्योगों को मजबूत करने और खुफिया सूचनाओं को आदान प्रदान करने की फैसला लिया गया था। और यूक्रेन संकट के कारण जो प्रभावित हुए फूड सप्लाई को फिर से सामान्य करने पर चर्चा दोनों नेताओं के साथ हुई। ठीक है, व्यापार, निवेश और आयात निर्यात को बढ़ाने पर सहमति हुई इस वार्ता में। ठीक है, और साथ में आपको 2021-22 में 7.26 अरब डॉलर का जो द्विपक्षीय व्यापार है वो भारत के निर्यात यानी 3.74 अरब डॉलर और आयात 3.52 अरब डॉलर था। ठीक है, और देखा जाए तो विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए संस्कृति, साइबर सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी प्रसारण, युवाओं के संबंधित मामले में सहयोग के लिए 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मौसम संबंधी वैश्विक एजेंसियों के अनुसार 2022 तक का 5वां या छठा सबसे गर्म वर्ष रहा। ठीक है, देखिए ये डिफरेंट एजेंसीज हैं जिन्होंने अपना अनुमान दिया है जिसमें कभी 5वां तो कभी छठा स्थान मिला है भारत को। अब देखा जाए तो 12 जनवरी 2023 को जो संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व मौसम संगठन है, ठीक है, WMO, उसके अंतिम रिपोर्ट 2022 को अब तक का 5वां या छठा सबसे गर्म वर्ष बताया गया। ठीक है, देखिए विज्ञप्ति के अनुसार 2022 के दौरान विश्व का जो औसत तापमान है वो औद्योगिकरण से पहले यानी कि 1850 से 1900 ईस्वी के औसत में तापमान की तुलना में 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। और विश्व मौसम संगठन की विज्ञप्ति के अनुसार 1980 के दशक के बाद प्रत्येक दशक में औसत तापमान पिछले दशक के औसत तापमान की तुलना में अधिक रहा है। ठीक है, हर दशक का जो अनुमान किया जा रहा है तो हर बार टेम्परेचर बढ़ ही रहा है। ठीक है, देखा जाए तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है उसके रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 को अब तक का 5वां सबसे गर्म वर्ष बताया गया। ठीक है, 5वां सबसे गर्म वर्ष बताया गया। और यूरोपीय संघ की जो मौसम संबंधी एजेंसी है इसका नाम है कॉपरनिक्स अपनी अध्ययन रिपोर्ट 2022 को अब तक का 5वां सबसे गर्म वर्ष बताता है। ठीक है, और अमेरिकी प्रशासन की मौसम संबंधी आधिकारिक एजेंसी जो है मतलब नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन
ने अपनी रिपोर्ट में अब तक का छठा सबसे गर्म वर्ष बताया इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में, जहां पहला टॉपिक है कि 2022-23 में देश की राष्ट्रीय आय के संबंध में एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान। जीडीपी में 7% की वृद्धि का अनुमानित। ठीक है, देखिए 6 जनवरी 2023 को वित्तीय वर्ष 2022-23 की राष्ट्रीय आय संबंधी पहले अग्रिम अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के द्वारा जारी किए गए हैं। देखा जाए, यहाँ आपको कंपेयर किया गया है 2021-22 और 22-23 की राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आंकड़ों से। ठीक है, ये जो इमेज दिख रहा है आपको, इसको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए मूल कीमतों पर जो मूल्य संवर्धन है, मतलब जीवीए जो है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है, और ये आपको 22-23 में जो 6 जनवरी 2023 से पहले देश के पहले अग्रिम अनुमान है, तो वो है 145.19 लाख करोड़। ठीक है, रुपए में है 145.19 लाख करोड़, यानी कि 6.7% वृद्धि हुआ है। ठीक है, 6.7% वृद्धि हुआ है, जो कि पिछले वर्ष था 136.05 लाख करोड़ था। ठीक है, और इस बार वो बढ़कर 145.19 लाख करोड़ हो गया। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में देखें तो 2021-22 का जो स्थिर मूल्य पर इसको निकाला गया है, तो इस बार है 157.60 लाख करोड़, यानी कि 7% की वृद्धि। प्रचलित मूल्यों पर है आपको 273.08 लाख करोड़, इसमें आपको 15.4% की वृद्धि है। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय देखें 2011-12 के जो स्थिर मूल्यों पर, तो ये है 133.48 लाख करोड़, यानी 6.6% की वृद्धि। प्रचलित मूल्य पर ये 235.95 लाख करोड़ है, यानी कि 14.9% वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय में देखें जो 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर, तो वो है 96,522 लाख करोड़। ठीक है, और यह 5.5% की वृद्धि है। प्रचलित मूल्यों पर यही आपको 1,70,620 है और 13.7% की वृद्धि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। आगे है कि अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न क्षेत्रों की मूल्यवर्धन है। ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादकों के क्षेत्रों में जो जीवीए है उसमें वृद्धि और 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर आधार है। तो देखिए, तो कृषि और वानिकी और मत्स्यिकी में, मतलब एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में ये अनुमान अभी है 3.5% का। ठीक है, 6 जनवरी के आंकड़े हैं। और खनन उत्खनन में यानी माइनिंग क्वेरिंग में आपको 2.4% का है। फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग में 1.6% सब वृद्धि दिखाया जा रहा है। ठीक है, और विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं में ये 9% है। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में ये 9.1% है। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण एवं संबंधित सेवाओं में ये 13.7% रहा। ठीक है, ये अनुमानित है। और आपको देखा जाए तो वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं में ये 6.4% है। ठीक है, और सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में ये 7.9% है। और देखा जाए कुल यानी मूल कीमतों पर जो जीवीए है, मतलब जीवीए एट बेसिक प्राइसेस, ये कुल हो गया 6.7%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अप्रैल दिसंबर 2022 में भारत के वस्तुगत निर्यातों में 9.09% और आयातों में 24.96% की वृद्धि। और ये वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट है। देखा जाए तो 16 जनवरी 2023 को चालू वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 9 महीनों के, जो कि अप्रैल से दिसंबर 2022 में, भारत के विदेशी व्यापार के अंतिम आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए। ठीक है, और इस आंकड़ों में देखें तो भारत की जो वस्तुगत निर्यात है, ठीक है, वस्तुगत निर्यात, उसमें अगर देखें तो ये 332.76 अरब डॉलर है। ठीक है, और आयात जो है वो 551.70 है अरब डॉलर में। ठीक है, जो कि पिछले बार देखा जाए ये समान अवधि में अप्रैल से दिसंबर 2021 में, तो ये आपको 305.404 अरब डॉलर था और आयात आपको 441.50 अरब डॉलर था।
ठीक है, यानी कि इसमें ट्रेड शेष जो रहा, ट्रेड बैलेंस, वो रहा 218.94 अरब डॉलर। ठीक है, ट्रेड बैलेंस देखिए डिफिसिट है, मतलब ट्रेड डेफिसिट का है। ठीक है, तो पिछले वर्ष में ये आपको 136.46 अरब डॉलर था। अब देखते हैं सेवाओं का व्यापार, मतलब ट्रेड इन सर्विसेज। तो इसमें देखें तो निर्यात है 235.81 अरब डॉलर। ठीक है, और आयात है 134.99 अरब डॉलर। इसमें जो व्यापार शेष है यानी ट्रेड बैलेंस, ये है 100.82 अरब डॉलर। फिर देखिए आपको वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें निर्यात रहा आपको 568.57 अरब डॉलर 22-23 का। ठीक है, और आयात यानी भुगतान जो है वो 686.70 अरब डॉलर। व्यापार शेष रहा 118.12 अरब डॉलर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 2022 के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा कोष में भारी गिरावट। देखा जाए तो 6 जनवरी 2023 को रिजर्व बैंक के द्वारा विदेशी मुद्रा कोष के आंकड़े जारी किए गए। और ये विदेशी मुद्रा कोष के आंकड़े देखिए तो कुल विदेशी मुद्रा कोष जो है आपको 31 दिसंबर 2021 की स्थिति थी आपको 633.6 अरब डॉलर, और यही 30 दिसंबर 2022 तक की स्थिति जो है वो है 562.8 अरब डॉलर। मतलब यहाँ गिरावट आई है कितने की, तो 70.8 अरब डॉलर की इसमें गिरावट दर्ज की गई है। और विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति देखें, जिसे हम लोग कहते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स, तो इसमें भी गिरावट है 71.7 अरब डॉलर का, क्योंकि 30 दिसंबर 2022 की स्थिति में ये 498.2 अरब डॉलर है, जो कि पिछले वर्ष 569.9 अरब डॉलर था। ठीक है, यहाँ गिरावट आया है। और स्वर्ण में देखें यानी गोल्ड में, तो यहाँ पर 1.9 अरब डॉलर का वृद्धि है पिछले वर्ष की तुलना में। इस वर्ष जो दिया गया है 30 दिसंबर 2022 में, वो है 41.3 अरब डॉलर का, जो कि पिछले वर्ष था 39.4 अरब डॉलर। ठीक है, आपको स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो एसडीआर है उसमें आपको गिरावट है 0.9% का, 9 अरब डॉलर का, 0.9 अरब डॉलर का, जो कि पिछले बार आपको 19.1 था, इस बार आपको 18.2 है अरब डॉलर में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास सुरक्षित राशि जो है, मतलब ट्रांस विथ आईएमएफ, तो ये 5.2 अरब डॉलर है। ठीक है, 5.2 अरब डॉलर, और जो कि पिछले बार भी था उतना ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि वाराणसी डिब्रूगढ़ के बीच विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा। तो देखिए 13 जनवरी 2023 को देश में वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम के बीच बोगीबिल तक एक क्रूज सेवा शुरू की गई, और ये क्रूज सेवा का नाम है गंगा विलास क्रूज के जरिए कराया गया है। ठीक है, ये स्वदेशी गंगा विलास क्रूज के जरिए कराया जा रहा संपन्न है, और ये विश्व की सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज सेवा है। विश्व की सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज सेवा को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झंडी दिखाकर वाराणसी से 13 जनवरी को रवाना किया था। और वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक का जो दूरी है ये 3200 किलोमीटर की दूरी है, और ये कुल 51 दिनों में तय करेगी। ठीक है, भारत और बांग्लादेश की 27 नदी प्रणालियों से होते हुए 50 से भी अधिक पर्यटकों को यह क्रूज कवर करेगी। ठीक है, ये भारत बांग्लादेश से होते हुए फिर भारत आगे जाएगा। देखिए 16 जनवरी को ये पटना पहुंचा, और पटना में पड़ाव के दौरान ये 17 जनवरी को पटना में गोलघर म्यूजियम, तख्त श्री हरमंदिर जी, पटना साहिब, महावीर मंदिर एवं अन्य ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का भ्रमण इसके यात्रियों को कराया गया है। ठीक है, आगे देखें तो इस यात्रा में, मतलब इस यात्रा के समापन जो है वो 1 मार्च को संभावित होगा। ठीक है, 1 मार्च को संभावित है इस यात्रा का समापन। और इस यात्रा में देखा जाए तो संचालक जो है वो कोलकाता की एक निजी कंपनी है, इसका नाम है अंतारा लग्जरी रिवर क्रूज द्वारा। ठीक है, अंतारा लग्जरी रिवर क्रूज। अब देखिए इस क्रूज की लंबाई जो है आपको 62 मीटर की है, और चौड़ाई कितनी है, तो वो भी 12 मीटर की है, और इसमें 3 डेक है, 36 पर्यटकों की क्षमता है, आलीशान सुख सुविधा युक्त 18 कमरे हैं। 51 दिन की जो यात्रा है उसका किराया लगभग 25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है। ठीक है, इसमें आपको साइट सीइंग आदि खर्चे भी शामिल है, जैसे पटना आया 17 तारीख को, ये जिस जिस जगह पे घुमाने ले गया ये सभी की फीस इंक्लूडेड है। ठीक है,
अब मार्च 2024 तक देखें तो इसकी यात्राओं की पूरी बुकिंग अब तक हो चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं जनवरी 2023 तक 8 रूट मार्गों में वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रचालन। तो देखिए वर्तमान समय में देखा जाए तो सबसे तेज गति से चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो है वंदे भारत। भारत के पास जो सबसे तेज गति से चलने वाली है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। और ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये केवल 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पकड़ लेती है और 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये चलने में सक्षम भी है। ठीक है, देखा जाए तो 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी। कहां? तो ये दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। अब 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही है 15 जनवरी से, 15 जनवरी 2023 से कहां तक? तो विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है मुंबई और नवी मुंबई के बीच देश का सबसे लंबा समुद्री पुल। ठीक है, मुंबई और नवी मुंबई के बीच देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल है, बन रहा है। देखा जाए तो देश में सबसे बड़ा लंबी समुद्री पुल जो है वो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण कार्य लगभग 90% पूर्ण हो गया है। और इस पुल के द्वारा जो मध्य मुंबई में सेवरी और नवी मुंबई में शिरले तक की यात्रा जो 2 से 3 घंटे का था अब वो 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, और ये पुल जो होगी वो 6 लेन की पुल होगी। ठीक है, 6 लेन की पुल होगी और इसकी लंबाई जो है वो 21.8 किलोमीटर है। ठीक है, एक लिखा गया है या 2 होगा, 21 होगा। 21.8 किलोमीटर की यात्रा में आपको 16.5 किलोमीटर का भाग जो है वो समुद्र पे होगा, समुद्र के ऊपर। ठीक है, पुल का निर्माण जो है वो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके वित्तीय सहायता से किया जा रहा है और नवंबर 2023 तक पुल यात्रियों के लिए खोले जाने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोवा में नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, देखिए मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसका नामकरण जो किया गया है वो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर पारिकर के नाम पर किया गया है। ठीक है, मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखा जाए तो 11 दिसंबर को मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, और देखिए तो ये हवाई अड्डा जो है वो गोवा में उत्तरी गोवा में जिला मोपा क्षेत्र में बनाई गई है। 5 जनवरी 2023 को इस हवाई अड्डे पर उड़ानें प्रारंभ हुई है और गोवा में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा डामोलिम डाबोलिम जो है डाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले से ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सरकार का नोटबंदी के लिए नवंबर 2016 का निर्णय वैध और ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। तो देखा जाए तो 2 जनवरी 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 4-1 के बहुमत से दिए गए फैसले में सरकार के इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि नोटबंदी का ये फैसला कोई जल्दबाजी में नहीं लिया गया, बल्कि इस फैसला में कहा जाए तो काफी समय लगा। मतलब ये समय लगा और ना ही इसमें कोई हड़बड़ाहट हुई, बल्कि इसमें कोई संवैधानिक या कानूनी त्रुटि भी नहीं है। ठीक है, और सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। कुल 58 याचिकाएं आई थी इसके विरुद्ध, जो सभी को खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और फैसले में बताया गया कि नोटबंदी के लिए रिजर्व बैंक और सरकार के बीच लगभग 6 महीना तक विचार विमर्श हुआ था। इसके बाद ही 8 नवंबर 2016 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, देखा जाए तो न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना ये जो है नोटबंदी के फैसले को गैर कानूनी बताए थे। 4-1 से हुआ, जिसमें 4 में एक ये है कि न्यायमूर्ति वी बी नागरत्न जो है वो नोटबंदी के फैसले को गैर कानूनी बताया था इन्होंने और कहा था कि 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट का चलन बंद करना एक गंभीर मुद्दा था जिसका अर्थव्यवस्था और नागरिकों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, और ये पूरी प्रक्रिया केवल 24 घंटे में पूरी कर ली गई थी। ठीक है, इसे मतलब 24 घंटे के अंदर नोटबंदी कानून लागू कर दिया गया था। ठीक है, और उन्होंने अपने फैसले में कहा कि नोटबंदी के निर्णय को कानून के तहत किया जाना चाहिए था, ना कि अधिसूचना के जरिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक जीडीपी में 2022 में वृद्धि 2.9% रहने का विश्व बैंक का अनुमान और भारत में वृद्धि 6.9% अनुमानित है। ठीक है, ये वैश्विक जीडीपी का
वृद्धि है 2.9% अनुमान है विश्व बैंक का, और भारत के लिए 6.9%। देखिए 13 जनवरी को विश्व बैंक की वर्ष 2023 की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट को विश्व भर में जारी किया गया। संपूर्ण विश्व का अगर हम लोग देखें तो ये 2023 का जो पूर्वानुमान है वह 1.7, ठीक है, 1.7%, जो कि वर्ष 2022 का जो पूर्वानुमान है वो है 2.9%, ठीक है, अनुमान था। और विकसित राष्ट्र में देखें तो ये 2.5% 22 का, और 23 का 0.5%। इसी तरह से देखें तो यहाँ पर आपको डेवलपिंग कंट्रीज का है इकोनॉमिक का, ठीक है। इसी तरह यहाँ भारत में देखें तो भारत का है 6.9%, और 2023 में पूर्वानुमान है 6.6%, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसको हम आप लोगों को पीडीएफ में दे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में अगले वर्ष जीडीपी में वृद्धि दर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च रहने का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान। तो देखा जाए तो 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई, और ये संपूर्ण विश्व का था, ठीक है। संपूर्ण विश्व का जो देखें हम लोग तो जनवरी 2023 के जो पूर्वानुमान है, ठीक है, ये है 2.9%, और 2024 के लिए है 3.1%, ठीक है, ये है संपूर्ण विश्व का। और 2022 का जो अनुमान था वो है 3.4%। ये विकसित राष्ट्र का देखें तो ये है 1.2% है आपको 2023 के लिए, और 1.4% है आपको 2024 के लिए, जो कि 2022 के लिए अनुमान था 2.7%, ठीक है। इस तरह भारत का देखें तो भारत का जो 2022 के लिए है 6.8%, और 23 के लिए 6.1%, और 2024 के लिए 6.8%, ठीक है। और चलिए अमेरिका का देखें तो अमेरिका का है 2022 के लिए 2%, 2023 के लिए 1.4% का पूर्वानुमान, और 2024 के लिए 1% का पूर्वानुमान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वैश्विक वृद्धि में व्यापार में 2023 में शिथिलता का संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट का अनुमान। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग की जनवरी 2023 में रिपोर्ट जारी की गई है, और उसके अनुसार देखें तो 2023 का जो दिया गया रिपोर्ट उसमें संपूर्ण विश्व में देखें तो 2022 का अनुमान है 3.0%, ठीक है, और पूर्वानुमान है 1.9 का 2023 के लिए, और 24 के लिए 2.7% का। उस तरफ विकसित राष्ट्र का देखें तो 22 के लिए है 2.6%, 2023 के लिए 0.4, और 2024 के लिए 1.6%, ठीक है। अमेरिका के लिए है ये 2022 के लिए अनुमान था 1.8%, और 2023 के लिए 0.4, और 24 के लिए 1.7%। उस तरह से विकासशील देशों के लिए देखें, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए तो ये 3.9 है 2022 का, और 3.9 ही 2023 में भी है पूर्वानुमान, और 24 में है 4.1%, ठीक है। भारत का देखें तो भारत का है 6.4% पूर्वानुमान, अगर 2023 के लिए देखें तो यह है 5.8%, और 2024 के लिए 6.7%, ठीक है। ये हो गया आपको संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कोटा में बृहद कृषि महोत्सव, ठीक है। कोटा में बृहद कृषि महोत्सव देखें तो 24 से 25 जनवरी को किसानों को कृषि के संबंध में गहन जानकारियां उपलब्ध कराकर कृषि के विकास के नए आयाम प्रदान करने का उद्देश्य से 2 दिवसीय कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया कोटा में। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो आयोजित हुआ इस महोत्सव में प्रदर्शनी और प्रशिक्षण दोनों पहलू शामिल थे, ठीक है। प्रदर्शनी और प्रशिक्षण दोनों पहलू इसमें शामिल है। और देखिए तो प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी गई, और महोत्सव में कृषि, बागवानी, पशुपालन के अन्य विषयों पर किसानों को प्रशिक्षण दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2022 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पूरे वर्ष में न्यूनतम स्तर पर। तो देखिए 12 जनवरी 2023 को एनएसओ के द्वारा मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा अंतिम आंकड़ों के अनुसार संदर्भित माह में मतलब दिसंबर 2022 में सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का दर जो है वो 5.72% रहा, जो कि विगत 12 महीनों में इसका न्यूनतम स्तर है, ठीक है। और ये गिरावट का कारण जो ये है कि खाद्य पदार्थ में जो विशेषतः सब्जियों में
फलों में, अंडों में और चीनी जो है उस आदि सबके मूल्य में जो गिरावट आई है, जिसकी वजह से देश में जो खुदरा मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में राहत मिली है 2022 में, ठीक है। और ये अंतिम महीनों में ये राहत प्रदान की गई है। देखिए, रिजर्व बैंक का जो लक्ष्य है अभी कि खुदरा मुद्रास्फीति को अभी 6% से नीचे बनाए रखने का लक्ष्य है। किसका? आरबीआई का, ठीक है। देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना हेतु वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य संबंधी जो आंकड़े हैं, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के फील्ड स्टाफ द्वारा क्या किया जाता है कि एक 1114 चुनिंदा शहरों, शहरी बाजार और 1181 गांव से संग्रहित किया जाता है। कहने का मतलब कि इसके जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की जो फील्ड स्टाफ है वो 1114 चुनिंदा शहर बाजार और 1181 गांव से डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और देखिए, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक जो है उसके आधारित मुद्रास्फीति, अभी हम लोग देखा क्या एनएसओ का जो ये सीपीआई का 5.72%। अब देखते हैं उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति यानी सीएफपीआई का अनंतिम दर दिसंबर 2022 में 4.19% अनंतिम दर्ज की गई, ठीक है। जबकि इसमें देखिए तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण में 5.05% और शहरी में 2.80% था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, तो दिसंबर 2022 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 22 माह के न्यूनतम स्तर पर, ठीक है। ये थोक मूल्य सूचकांक का है। देखिए, आधार वर्ष इसका वही है 2011-12 और देखिए जनवरी 2023 में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार बताया गया कि मुद्रास्फीति की दर में जो कमी आने का मुख्य कारण था वो था खाद्य पदार्थ, मूल धातुओं, कपड़ा, खनिज तेल, रसायन, कागज और इससे बने जो उत्पाद है उसके मूल्य में गिरावट आना। थोक मूल्य सूचकांक आधारित जो मुद्रास्फीति दर घटकर दिसंबर 2022 में 4.95% दर्ज की गई, जो कि विगत 22 महीनों के न्यूनतम स्तर पर थी, ठीक है। आधार वर्ष 2011-12 है। सूचकांक जो है थोक मूल्य सूचकांक वर्तमान में 697 उत्पादों के मूल्य पे आधार तैयार किए जाने वाला सूचकांक है, ठीक है। कितने कितने उत्पादों पे इसका आंकड़ा बनाया जाता है? तो 697 उत्पादों के मूल्य के आधार पर बनाया जाता है, ठीक है। देखिए, प्राथमिक उत्पादों का जो भारांश है, मतलब प्राइमरी सेक्टर का जो उत्पाद है उसका भारांश अगर देखें तो ये 22.6%, ठीक है। और फिर फ्यूल एंड पावर का 13.2% और विनिर्मित उत्पादों का जो भारांश है, ठीक है, ये भारांश है 64.2%। देखा जाए तो थोक मूल्य सूचकांक के लिए चुने गए 697 उत्पादों में से 117 उत्पाद प्राथमिकी श्रेणी के, जबकि 16 ईंधन एवं ऊर्जा वर्ग के तथा 564 उत्पाद विनिर्मित उत्पादों के वर्ग के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की हिमाचल सरकार की घोषणा। तो देखिए, तो 12 जनवरी 2023 को नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन योजना को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और ये कांग्रेस से हैं। इस योजना के लिए जो राज्य है, राज्य में आपको 1.36 लाख कर्मी होंगे लाभान्वित, ठीक है। और इसका जो लाभ है वर्ष 2003 से, ठीक है, वर्ष 2003 से ही उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। राज्य कर्मियों के लिए जो पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश जो है वो 5वां राज्य बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं अपॉइंटमेंट्स की ओर यानी नियुक्ति। तो देखा जाए तो रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद पर 1 वर्ष यानी जनवरी 2024 तक के लिए पुनर्नियुक्त हुए हैं माइकल देवव्रत। अन्य 3 डिप्टी गवर्नर हैं एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन तथा टी रविशंकर, ठीक है। चलिए, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं एयर मार्शल एपी सिंह। भाजपा अध्यक्ष पद पर जून 2024 तक के लिए जो कार्यकाल में वृद्धि किया गया है वो जेपी नड्डा के कार्यकाल में वृद्धि किया गया है, ठीक है। भाजपा के अध्यक्ष हैं, 2024 तक रहेंगे, जून 2024 तक के लिए। फिर नेक्स्ट है डीजीसीए मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए महानिदेशक कौन होंगे? तो ये होंगे विक्रम देवदत्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब आते हैं विविध की ओर। पहला है इंडियन साइंस कांग्रेस। 3 से 7 जनवरी 2023 को इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां वार्षिक अधिवेशन नागपुर में संपन्न हुआ। थीम था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। अधिवेशन का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023। तो देखा जाए तो 12 से 16 जनवरी, ठीक है, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के आयोजन किया गया कर्नाटका के हुबली में, हुबली धारवाड़ में। थीम था विकसित युवा विकसित भारत। 12 जनवरी जो है वो स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है और जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी 1985 से ही मनाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हॉर्नबिल महोत्सव 2022। तो ये 1 से 10 दिसंबर को नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव राजधानी कोहिमा के निकट किसामा में संपन्न हुआ। भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ इस महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे। इसका उद्देश्य है नगा जनजातियों का एक दूसरे के निकट लाना तथा देश दुनिया को नगा समाज की संस्कृति से परिचित करना था। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास 1। तो देखा जाए तो 14 से 27 जनवरी को भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1, ठीक है, साइक्लोन 1 राजस्थान के जैसलमेर में संपन्न हुआ। और ये सैन्य अभ्यास जो है वो दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक का पहला ही संयुक्त अभ्यास था। भारत और फ्रांस का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 21, ये देखें तो ये 16 से 20 जनवरी को भारत और फ्रांस के बीच हुआ। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण का पश्चिमी समुद्री तट पर संपन्न हुआ और दोनों देशों के युद्धपोतों और नौकाओं ने इस संयुक्त अभ्यास में भाग लिया है। दोनों नौसेनाओं की इकाइयों ने समुद्र में अपने युद्ध विरोधी कौशलों को और निखारने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्पेन में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फिटूर, फिटूर या फोरिया कहा जाए, ठीक है, भारत की भागीदारी। तो देखिए फितूर का जो फुल फॉर्म है ये फोरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्म यानी इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर है, जो कि 18 से 22 जनवरी को हुआ। विश्व के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शन में से एक है ये फितूर और ये आयोजन हुआ है आपको स्पेन के मैड्रिड में। प्रदर्शनी का जो थीम था वो था सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड वी आर टूरिज्म। प्रदर्शनी में साझेदार यानी कि पार्टनर कंट्री थे ग्वाटेमाला। भारतीय मंडल का विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शन, योग सत्र और बॉलीवुड नृत्य प्रदर्शन आदि कार्यक्रमों का आयोजन अतुल्य भारत द्वारा किया गया था। अगला देखें तो नेक्स्ट है कि एरो इंडिया 2023। ये 13 से 17 फरवरी को हुआ। एशिया के सबसे बड़े एरो शो में, ठीक है, एरो शो इंडिया का 14वां संस्करण था बेंगलुरु में। बेंगलुरु में यलहंका वायुसेना स्टेशन पे आयोजित हुआ और आयोजित होने वाला है, ठीक है, 13 से 17 फरवरी जो दिया हुआ है। और इस बार ये 5 दिन तक चलने वाला ये शो जो है वो आम दर्शकों के लिए भी खोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं निधन की ओर। पहला है शरद यादव। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं श्री शरद यादव। 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है मनदीप रॉय। कन्नड़ फिल्मों के दिग्गज अभिनेता श्री मनदीप रॉय का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है अगम प्रसाद माथुर। राधा स्वामी मंत के 5वें धर्मगुरु प्रोफेसर अगम प्रसाद माथुर यानी दादाजी महाराज का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग पुस्तक की ओर। पहला है स्पेयर आत्मकथा यानी स्पेयर मेमोयर। इसके लेखक है प्रिंस हैरी। प्रिंस हैरी कौन है? द ड्यूक ऑफ सक्सेस, ठीक है, द ड्यूक ऑफ ससेक्स। नेक्स्ट है दोगलापन, द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप्स। इसके लेखक हैं असनीर ग्रोवर। ये भारत पे के संस्थापक हैं असनीर ग्रोवर। नेक्स्ट है कोचिंग बियॉन्ड
माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। इसके लेखक हैं आर श्रीधर और आर कौशिक। नेक्स्ट है गौतम अडानी, री मैनेजिंग बिजनेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इसके लेखक हैं आर एन भास्कर। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं खेलकूद की ओर। पहला है चेन्नई मैराथन 2023। ये 11वां फ्रेश वर्क्स चेन्नई मैराथन दौड़ 45.195 किलोमीटर की ये दौड़ थी। पुरुष वर्ग में पहले स्थान पर रहे विनोद कुमार श्रीनिवासन, कोयम्बटूर के हैं, जिन्होंने 2 घंटा 37 सेकंड और 2 घंटा 37 मिनट 28 सेकंड समय लिया। दूसरे स्थान पर रहे ज्ञान बाबू। तीसरे स्थान पे जगदीश मुनासामी। महिला वर्ग में देखें तो पहले स्थान पे है ब्रिगेड जेरेंड किमित्वई कीनिया के, जो कि 3 घंटे 31 मिनट और 36 सेकंड लगा महिला वर्ग में पहला स्थान पे। दूसरे हैं संध्या शंकर, तीसरा है ममता रावत। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है इंडोनेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन 2023। देखा जाए तो 24 से 29 जनवरी को इंडोनेशिया में जकार्ता में विश्व बैडमिंटन महासंघ के तत्वाधान में जो 500 स्तर के जो इंडोनेशियाई मास्टर टूर्नामेंट है, उसमें महिला और पुरुष वर्ग का संपन्न हुआ। देखा जाए तो पुरुष एकल में जो विजेता है वो है जोनाथन क्रिस्टी इंडोनेशिया के, और उप विजेता है चिको ओराडूवी वाडोयो, ये भी इंडोनेशिया के हैं। ठीक है। महिला एकल में जो विजेता है वो दक्षिण कोरिया की है, आन से यंग। हराया उन्होंने स्पेन के कैरोलिना मारिन को। पुरुष युगल में जो है लियो रॉली कर्नाडो, डैनियल मार्टिन, ये आपको इंडोनेशिया के हैं दोनों, और विजेता रहे, सर ये विजेता थे और उप विजेता रहे हे जीटिंग व झाओ हाओडांग, दोनों चीन के हैं। नेक्स्ट है महिला युगल। महिला युगल में है लिu शेंगशु और झांग सुक्शियन, दोनों चीन के हैं, विजेता रही। और दोनों उप विजेता जो है वो है यूकी फुकुशिमा और सयाका हिरातो, ये है जापान के। मिश्रित युगल में देखें तो फेंग याजी व हुआंग डोंगपिंग, दोनों चीन के हैं। और जियांग जेन बैंग व वी याक्शिन, दोनों चीन के हैं, जो उप विजेता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इंडिया ओपन योनेक्स सनराइज इंडिया बैडमिंटन ओपन 2023। तो देखा जाए तो 17 से 22 जनवरी 2023 को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट नई दिल्ली में संपन्न हुआ। विजेता है एकल में, पुरुष एकल में कुनलावुत वितिदर्शनन थाईलैंड के हैं, और उप विजेता है विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के। महिला एकल में विजेता है आन से यंग दक्षिण कोरिया के, और उप विजेता है अकाने यामागुची जापान के। पुरुष युगल में विजेता है लियांग विकेंग व वांग चैंग, दोनों चीन के, और उप विजेता है आरोन चिया व सोहवो यिक, दोनों मलेशिया के। महिला युगल में विजेता है नामी मत्सुयामा और चिहारू सीदा, दोनों जापान के, और चेंग क्विंचेन याफान, ये दोनों चीन के हैं, जो उप विजेता हैं। मिश्रित युगल में है यूता वातनाबे और अरीशा हिगाशिनो, जापान के, विजेता रही। और मिश्रित युगल में उप विजेता है वांग यीतू व हुआंग डोपिंग, दोनों चीन के हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मलेशिया ओपन। मलेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन का। तो देखा जाए तो बैडमिंटन का ये टूर्नामेंट जो है वो 10 से 15 जनवरी को हुआ। कहाँ हुआ? तो BWF के सुपर 1000 स्तर का मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है कुआलालंपुर में संपन्न हुआ। पुरुष एकल में विजेता विक्टर एक्सेल्सन है डेनमार्क के, उप विजेता है कोडाई नाराओका जापान के। महिला एकल में विजेता है अकाने यामागुची जापान के, और उप विजेता है आन से यंग दक्षिण कोरिया के। पुरुष युगल में देखें तो फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान, दोनों इंडोनेशिया के हैं, जो विजेता रहे। और उप विजेता है लियांग विकेंग वांग चांग, दोनों चीन के। नेक्स्ट है महिला युगल। महिला युगल में विजेता है चेन क्विचेन जियायफान, और उप विजेता है बायफ हन्ना व ली यूलिम, दोनों दक्षिण कोरिया के हैं। ठीक है, उप विजेता। मिश्रित युगल में देखें तो झेंग सीवी और याकिंग, दोनों चीन के हैं, जो विजेता है। उप विजेता है यूता वातनाबे और आरिशा हिगाशिनो, दोनों जापान के।
नेक्स्ट है कि पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022-23। तो देखिए 30 दिसंबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक भारतीय मुक्केबाजी संघ यानी बीएफआई के तत्वाधान में हरियाणा के हिसार में पुरुषों की छठी एलिट राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप संपन्न हुई। विजेता है सेना पहले नंबर पे, दूसरे पे है रेलवे, तीसरे पे पंजाब। ठीक है, सेना को 6 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य यानी कुल मिलाकर 10 पदक के साथ ये प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चलिए विभिन्न वर्गों में जो स्वर्ण पदक विजेता हैं मुक्केबाजों में, उनका नाम यहाँ दिया गया है। देखा जाए तो यहाँ देखिए, तो 46 से 48 किलोग्राम के वेट में विजेता है गोविंद साहनी रेलवे से। फ्लाई वेट में आपको 48 से 51 किलोग्राम में है विश्वमित्र चोंगथान सेना से। बैंटम वेट में है 51 से 54 किलोग्राम सचिन सेना से। ठीक है, ये पूरा लिस्ट दिया गया है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट मुंबई के आदित्य मित्तल शतरंज में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर। तो देखा जाए तो दिसंबर 2022 में 16 वर्षीय आदित्य मित्तल जो है वो भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला। कब मिला? तो ये मिला दिसंबर 2022 में। वर्ष 2022 का दौरान खिताब पाने वाले ये 5वें भारतीय खिलाड़ी हैं। अब देखें तो भारतीय में जो अन्य 4 हैं जो 2022 में इन्हें मिला है ग्रैंड मास्टर की उपाधि, उसमें पहले है भरत सुब्रमण्यम तमिलनाडु के, दूसरे है राहुल श्रीवास्तव तेलंगाना के, वेंकटेश प्रणव तमिलनाडु के और प्रणव आनंद कर्नाटका के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है महिलाओं का अंडर 19 आईसीसी विश्व कप 2023 भारत विजेता। देखा जाए तो 14 से 29 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका में 4 विभिन्न शहरों में T20 प्रारूप में आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप संपन्न हुआ। विश्व कप में कुल 16 टीमें शामिल थीं और विजेता रहा भारत। ठीक है, आईसीसी का जो T20 का महिला अंडर 19 था विश्व कप, उसमें भारत विजय रहा अंडर 19 में। ठीक है, उप विजेता है इंग्लैंड। टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कप्तान है शेफाली वर्मा थी। ठीक है, इस टूर्नामेंट में शेफाली वर्मा थी कप्तान। और टूर्नामेंट में सर्वाधिक 297 रनों की भारतीय टीम के उप कप्तान जो है श्वेता सहरावत ने बनाए हैं। सर्वाधिक 12 विकेट लेने का श्रेय ऑस्ट्रेलिया की मैगी क्लार्क को प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है भारत न्यूजीलैंड श्रृंखला 2022-23। तो देखा जाए तो जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो है वो 3 एक दिवसीय और 3 T20 मैच खेलने के लिए भारत के दौरे पे आई। ठीक है, अब देखिए तो वनडे इंटरनेशनल में यानी वनडे श्रृंखला में आपको भारत के कप्तान थे रोहित शर्मा और T20 में कप्तान थे हार्दिक पांड्या। एक दिवसीय श्रृंखला भारत ने जीत ली 3-0 से। और हैदराबाद में खेले गए जो एक दिवसीय मैच थे उसमें भारत के शुभमन गिल ने दोहरा शतक बनाया था। ठीक है, T20 मैचों की श्रृंखला जीते हैं भारत ने 2-1 से। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि शुभमन गिल एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज बन गए। तो देखिए जनवरी 2023 में भारत के युवा क्रिकेटर शुभमन गिल एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज हैं और सबसे युवा बल्लेबाज हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है वनडे इंटरनेशनल में। ठीक है, सुमन गिल जो है एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले विश्व के 8वें हैं और भारत के 5वें बल्लेबाज हैं। ठीक है, अभी तक कुल 10 बार दोहरा शतक लगा है जिसमें 7 बार भारतीय बल्लेबाजों ने लगाया है और जिसमें 3 बार तो अकेले रोहित शर्मा ने लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है रणजी ट्रॉफी में पहली बार किसी गेंदबाज के द्वारा अपने पहले ही ओवर में हैट्रिक विकेट। तो देखिए 3 जनवरी को राजकोट में खेले गए जो सौराष्ट्र और दिल्ली के बीच का जो रणजी ट्रॉफी मैच था उसमें सौराष्ट्र के कप्तान थे जयदेव उन्नादकट और जयदेव उन्नादकट ने अपने पहले ओवर में हैट्रिक विकेट लिया। ठीक है, और ये पहले ओवर में हैट्रिक विकेट लिया इन्होंने। और देखा जाए तो किसी गेंदबाज के द्वारा अपने पहले ओवर में हैट्रिक बनाने का ये रणजी ट्रॉफी का जो 88 वर्षों का इतिहास है उसमें ये पहली बार ये मामला आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023। तो देखा जाए तो 16 से 29 जनवरी को हुआ था ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। विजेता रहे नोवाक जोकोविच। सिंगल में मतलब पुरुष एकल में विजेता है नोवाक जोकोविच सर्बिया के। उप विजेता है स्टेफानोस सित्सिपास ग्रीस के।
महिला में विजेता है आर्याना साबालेंका जो कि बेलारूस के हैं। उप विजेता है एलिना रायबकीना जो कि कजाकिस्तान की। ठीक है। पुरुष युगल में विजेता है रिकी हिजकाता और जेसन कुबलर, दोनों ऑस्ट्रेलियाई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं टाटा महाराष्ट्र ओपन 2023। तो जनवरी 2023 में पुणे में एटीपी के 250 स्तर का टाटा समूह ओपन संपन्न हुआ। पुरुष एकल के विजेता रहे टलोन ग्रीक सुपर। ठीक है, टलोन ग्रीक सुपर जो कि डेनमार्क के हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एकल खिताब उप विजेता बेंजामिन बांजी। युगल खिताब के विजेता हैं सैंडर पिले और जोरान ब्रिगेन, और उप विजेता है श्रीराम बालाजी और जीवन नेदुचेयान जो कि भारत के हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022-23। तो ये 27 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के तत्वाधान में तमिलनाडु के नागरकोइल में संपन्न हुआ है। ठीक है, विभिन्न वर्गों में जो व्यक्तिगत विजेताएं हैं, स्वर्ण पदक विजेताएं हैं, उनका नाम दिया गया है सभी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जर्मनी तीसरी बार पुरुषों के विश्व कप हॉकी 2023 का विजेता रहा। 13 से 29 जनवरी को हुआ पुरुषों के हॉकी के 15वें विश्व कप। इसका आयोजन भारत की मेजबानी में हुआ, भुवनेश्वर और राउरकेला में खेला गया। विजेता रहा जर्मनी पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से। उप विजेता रहा बेल्जियम। ठीक है, अब टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो घोषित हुए हैं वो है निकलास वेलेन, जर्मनी के हैं। अब भारत सहित कुल 16 देशों की टीम इस टूर्नामेंट में शामिल थी, जिस टूर्नामेंट में भारत का स्थान 9वां था। और टूर्नामेंट में कुल 44 मैच खेले गए, जिसमें कुल मिलाकर 249 गोल लगे। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो थे वो थे विंसेंट वनाशा। ठीक है, विंसेंट वनास जो कि बेल्जियम के हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है निकलास वेलेन जर्मनी के, और प्लेयर ऑफ द ट्रॉफी चुने गए हैं बेल्जियम के। पुरुषों के आगामी 16वें विश्व कप का आयोजन जो है 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, एग्जाम वर्ल्ड का फेसबुक चैनल भी शुरू हो गया है। ठीक है, वीडियो आपको फेसबुक पे भी मिलेगा, तो आप फेसबुक को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फेसबुक का, तो फेसबुक पे जरूर आइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।